हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 1 अगस्त 2020। 1 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उस फैक्ट को भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी नए शिक्षा नीति 2020 जारी हुई है। तो दोस्तों, मैं उसका वीडियो तो बना नहीं पाया, लेकिन मैं करंट अफेयर के सेशन से स्टार्ट होने से पहले वो सीरियल नंबर से विथ इमेज के माध्यम से मैं लगा दिया हूं। तो दोस्तों, आप वीडियो को रोक के और पूरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ें और यहाँ से दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं। तो उस रूल्स को आप समझें। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि टाइगर्स रिपोर्ट 2018 के अनुसार बाघों को 2006 से 2018 तक भारत में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ता देखा गया है। ऑप्शन है 6%, 7%, 8%, 9%। तो इस तरह हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6%। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टाइगर्स रिपोर्ट 2018 की विस्तृत स्थिति जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार बाघों को 2006 से 2018 तक भारत में 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ते देखा गया है। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था तब भारत में 9 टाइगर्स रिजॉर्ट थे, जिनका संख्या अब बढ़कर 50 हो गया है। दुनिया के लगभग 70% बाघ भारत में मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से कोविड-19 के रोगियों के लिए एक नेशनल डेटाबेस बनाने की योजना बनाई है। ऑप्शन है आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, एम्स, डीआरडीओ। तो इस तरह हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्स। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने स्वास्थ्य मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी एम्स के सहयोग से कोविड-19 के रोगियों के लिए एक नेशनल डेटाबेस बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत देश भर के अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 के रोगियों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए उनके उपचार को बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। नेशनल क्लिनिक रजिस्ट्री नामक यह परियोजना इस बीमारी के उपचार के हिस्से के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। नई चिकित्सा की प्रभावशीलता का अध्ययन करने और नैदानिक परीक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी काम करेगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट पारित किया है। ऑप्शन है कनाडा, जापान, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की विदेश मामलों की समिति ने एक कानून पारित किया है। इसे गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट कहा गया है। इसके तहत महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अध्ययन करने के लिए भारतीय और अमेरिकी छात्रों के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट के लेखक जॉन लेविस थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सागर विजन के अनुरूप हाल ही में किस देश में एक सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण करवाया है। तो ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, इंडोनेशिया। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। इस भवन का निर्माण भारत सरकार द्वारा दी गई $28.12 मिलियन की अनुदान सहायता राशि के साथ पूरा किया गया है। यह इमारत मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के भीतर पहली भारत समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजना है। यह नया सुप्रीम कोर्ट भवन भारत के सागर विजन के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरिशस के एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है।
सागर का अर्थ है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से एक इंक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम MICRUST की शुरुआत की है? ऑप्शन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, गूगल, फेसबुक, टाटा ग्रुप। तो इस तरह हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन एम ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से एक इंक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम MICRUST की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम देश भर में इंक्यूबेटर इकोसिस्टम में समग्र प्रगति और प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप बनाने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने हाल ही में अरावली क्षेत्र के लिए एरियल सीडिंग की शुरुआत की है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा वन विभाग ने अरावली क्षेत्र के साथ राज्य भर में एरियल सीडिंग की शुरुआत की है। यह परियोजना पायलट आधार पर शुरू की गई है। इसके जरिए अरावली के उन हिस्सों में वृक्षारोपण किया जा सकेगा जो या तो पूरी तरह से पहुंच से बाहर हैं या दुर्गम इलाकों में हैं। एरियल सीडिंग वृक्षारोपण की एक तकनीकी है जिसमें सीडवेल यानी मिट्टी, खाद और अन्य घटकों को मिश्रित से ढके हुए बीजों का प्रयोग किया जाता है। इन बीजों का हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और ड्रोन सहित अन्य हवाई उपकरणों का उपयोग करके जमीन पर छिड़काव किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है RG भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य हिंदू धर्म और समाज में सुधार लाना था। इसके एक ब्राह्मण की उपासना का संदेश दिया है और धर्म को जातिगत रूढ़िवादी से मुक्त करने का प्रयास किया है। बाद में महादेव गोविंद रानाडे और RG भंडारकर इस संगठन में शामिल हुए जिन्होंने इसके और अधिक प्रसिद्ध दिलाई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। कथन सेकेंड है, इसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। कथन थर्ड है, इसके तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 दोनों। भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनी व्यवस्थापिता की स्थापना की गई। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया और इसे मुसलमानों के अलावा सिख, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय एवं एंग्लो इंडिया के लिए बढ़ा दिया गया। इसके तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंतखाब उत तवारिख निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन है जहांगीर, अब्दुल कादिर बदायूनी, मोहम्मद काजिम सिराजी, साकी मुस्तन खा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कादिर बदायूनी। मुंतखाब उत तवारीख के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी हैं। इस रचना में भारत के सामान्य इतिहास का जिक्र मिलता है। इसके पहले भाग को तबकात-ए-अकबरी का संक्षिप्त रूप कहा जाता है, जिसमें हुमायूं की मृत्यु तक का वर्णन है। इसका दूसरा भाग पूरी तरह
अकबर को समर्पित है। इसका तीसरा भाग सूफियों, विद्वानों आदि की जीवनी से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था की शुरुआत की थी। कथन सेकेंड है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग करवाया। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। शेरशाह सूरी के शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता उनके द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया जाना था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग करवाया, जिसमें मापन के लिए सन से बनी रस्सी का प्रयोग किया जाता था। गज ए सिकंदरी का पहली बार इस्तेमाल लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी के शासनकाल में किया गया था। किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था की शुरुआत की। पट्टा एक राजकीय पत्र होता था जिसमें उपज के क्षेत्र में उत्पादन एवं भू राजस्व की जानकारी लिखी होती थी, जबकि कबूलियत के रूप में किसानों से एक सहमति पत्र हासिल कर लिया जाता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में मानी जाती है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, धर्मपाल, भीमदेव। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में की गई थी। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से जुड़ी शिक्षाओं का प्रमुख केंद्र था। यहाँ भारत के अलावा चीन, मंगोलिया, तिब्बत और मध्य एशिया देशों में भी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ लगभग 18 महीने तक रहकर अध्ययन किया, जबकि इस सिंह ने यहाँ रहकर कई संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।